नमस्कार, आप सभी ने अध्याय 5 में भाग 21 तक पढ़ लिया था। अब हम उसके आगे के टॉपिक्स बारे में बताएंगे भाग 22 के अंतर्गत। लेकिन चूंकि भाग 21 में 2 टॉपिक का डिफिनीशन लिखवाना भूल गया था, क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ हो रही है जिसकी वजह से दिमाग काम नहीं कर रहा था, इसलिए अभी मैंने भाग 21 ही लिख रखा है। तो ये 2 टॉपिक छूट गया था लिखवाना, उसको लिख लीजिए। विलोपन यानी डिलेशन समझा चुके थे, बस लिखवाना बाकी था। तो इसमें लिखेंगे 2-2 लाइन का है। विलोपन क्या होता है, डिलीशन क्या होता है, तो लिखेंगे जब न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में से किसी एक या एक से अधिक नाइट्रोजन क्षारकों की हानि हो जाती है, इसे विलोपन कहते हैं। फिर लिखेंगे इससे पूरा रीडिंग फ्रेम ही बदल जाता है तथा इसे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। ठीक है, अब बाकी जो आपको एग्जाम्पल बताए थे वैसे ही एग्जाम्पल ये नोट कर लीजिए, सेम एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे निवेशन यानी इंसर्शन, और इसके बारे में भी आप 2 पॉइंट लिखेंगे कि एक न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में एक या एक से अधिक नाइट्रोजन क्षारकों का जुड़ना निवेशन या इंसर्शन कहलाता है। इससे भी रीडिंग फ्रेम बदल जाता है, अतः इसे भी फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। ठीक है, इसका भी एग्जाम्पल आप ऐसे नोट कर लीजिए। अब चूंकि जीन उत्परिवर्तन आप पढ़ लिए थे, अब आता है गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन भी, क्योंकि बहुत सारे रोग हैं जो गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन से संबंधित हैं। तो आपका भाग 22 का टॉपिक है गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। ये होगा आपका भाग 22। आइए समझते हैं गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन क्या होता है। गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन यानी क्रोमोसोमल म्यूटेशन। आपको गुणसूत्र के बारे में बताया भी पिछले वीडियो में। गुणसूत्र किसका बना होता है? डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन का। गुणसूत्र की संरचना आपको बना के दिखाए थे, कुछ इस तरह से होती है। तो इस गुणसूत्र की संरचना में अगर कोई बदलाव आता है तो भी उत्परिवर्तन कहलाता है। गुणसूत्र की संख्या में अगर कोई बदलाव आता है, मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? मानव में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 46। अगर इसकी संख्या में बदलाव आता है, मान लो 45 हो जाए, 47 हो जाए, 48 हो जाए, तो क्या होगा? तो भी उत्परिवर्तन होगा। यानी गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन किसे कहते हैं? गुणसूत्र की संरचना या उसकी संख्या में परिवर्तन को गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कहते हैं। याद करिए, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन क्या है? गुणसूत्र की संरचना, गुणसूत्र की संरचना व संख्या में परिवर्तन गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, अगर गुणसूत्र की संरचना में कोई बदलाव आ जाता है, गुणसूत्र की संरचना में कोई बदलाव आ जाता है तो भी उससे उत्परिवर्तन होगा। गुणसूत्र की संख्या अगर चेंज हो जाती है, जैसे मनुष्य में 46 है तो 45 हो गया या 47 हो गया, तो भी इसे हम गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कहते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन 2 प्रकार का होता है। एक तो गुणसूत्र की संरचना में बदलाव के द्वारा, और एक गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन के द्वारा। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? गुणसूत्र में आकारिकीय बदलाव, यानी यहाँ लिख सकते हैं कि यह निम्न प्रकार से होता है। यह निम्न प्रकार से होता है। पहला, गुणसूत्र में आकारिकीय बदलाव यानी मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस इन क्रोमोसोम। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस इन क्रोमोसोम, गुणसूत्र में आकार की बदलाव, उसकी संरचना में बदलाव,
यह भी कई प्रकार से होता है। पहला विलोपन यानी डिलेशन, जैसे अभी उसमें पढ़ा था आपने जीन वाले में, तो जीन में एक नाइट्रोजन क्षार की कमी हो जाती है। इसमें क्या होता है, विलोपन में गुणसूत्र का कोई एक खंड विलीन हो जाता है, गायब हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, गुणसूत्र के किसी खंड का टूटकर विलीन हो जाना विलोपन कहलाता है। ठीक है, इसका एक उदाहरण है, मनुष्य में एक रोग होता है, मानव में गुणसूत्र संख्या 5 की छोटी भुजा के विलोपन से क्राइडूचैट नामक रोग हो जाता है। क्राइडूचैट नामक रोग हो जाता है। मतलब समझिएगा, जब गुणसूत्र के किसी एक खंड का टूटकर विलीन हो जाना, टूटकर अलग हो जाना, इसे हम विलोपन कहते हैं। इसका एक उदाहरण क्राइडूचैट सिंड्रोम है। इस रोग में मनुष्य में गुणसूत्र संख्या 5 की छोटी भुजा का विलोपन हो जाता है। इस रोग में बच्चा बिल्ली की तरह रोता है, चिल्लाता है। अगर हम इसको फिगर के माध्यम से समझें तो मान लेते हैं कि ये हमारा एक गुणसूत्र है, इसमें खंड है A, B, C, D, E, F, G, H। A, B, C, D, E, F, G, H। तो इसमें क्या होगा, विलोपन में क्या होगा, एक कोई खंड टूटकर अलग हो जाएगा। मान लेते हैं कि यहाँ से D गायब हो गया, विलीन हो गया, तो क्या हो जाएगा, A, B, C, E, F, G, H। A, B, C, E, F, G, H। यानी क्या हुआ, गुणसूत्र का एक खंड टूटकर विलीन हो गया, अलग हो गया। इसी को कहते हैं विलोपन। देखिए A, B, C, D, E, F, G, H, ये इसका खंड है, जिसमें से एक खंड टूटकर अलग हो गया, तब क्या बन जाता है, A, B, C, D गायब हो गया, E, F, G, H। इसी को कहते हैं विलोपन। जब गुणसूत्र के किसी एक खंड का टूटकर अलग हो जाता है तो उसे हम विलोपन कहते हैं। बात समझ में आई। अब आता है दूसरा, द्विगुणन। द्विगुणन यानी डुप्लीकेशन। इसमें क्या होता है, गुणसूत्र के किसी खंड का एक या एक से अधिक बार पाया जाना। गुणसूत्र के किसी एक खंड का एक से अधिक बार पाया जाना। गुणसूत्र के एक खंड का एक से अधिक बार पाया जाना क्या कहलाता है, द्विगुणन कहलाता है। आइए देख लेते हैं। गुणसूत्र है A, B, C, D, E, F, G, H। ये सामान्य गुणसूत्र हैं A, B, C, D, E, F, G, H, जिसमें ये खंड पाए जा रहे हैं। द्विगुणन में क्या होता है, कोई एक खंड या एक से अधिक खंड कई बार पाए जाते हैं। यानी इसमें क्या होगा, A, B, C, D, E, E, F, G, H। यानी यहाँ पर ये जो E है, E खंड, ये एक से अधिक बार पाया जाएगा। द्विगुणन होने पर क्या हो जाता है, A, B, C, E, फिर D, फिर E, फिर F, फिर G, फिर H। यानी
एक खंड एक से अधिक बार पाया जा रहा, तो इसे कहते हैं द्विगुणन, डुप्लीकेशन। आया समझ में? जब किसी गुणसूत्र खंड में से किसी गुणसूत्र में कोई खंड निकल जाए बाहर तो उसे हम विलोपन कहते हैं, और किसी गुणसूत्र में एक खंड एक से अधिक बार पाया जाए तो उसे हम द्विगुणन कहते हैं। नोट कर लीजिए, पहले इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद आता है प्रतिलोपन, उसके बारे में बताएंगे। हेडिंग डाल लीजिए गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, लिख लीजिए गुणसूत्र की संरचना व संख्या में परिवर्तन गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कहलाता है। यह निम्न प्रकार से होता है। पहला, गुणसूत्र में आकारिकीय बदलाव, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस इन क्रोमोसोम, इसमें पहला विलोपन यानी डिलीशन। जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे नोट कर लीजिए, एग्जाम्पल भी बना लीजिएगा। गुणसूत्र के किसी खंड का टूटकर विलीन हो जाना विलोपन कहलाता है। मानव में गुणसूत्र संख्या 5 की छोटी भुजा के विलोपन से क्राइडोचैट नामक रोग हो जाता है, ये फिगर। दूसरा डुप्लीकेशन, गुणसूत्र के एक खंड का एक से अधिक बार पाया जाना द्विगुणन कहलाता है। बस अब आते हैं तीसरे प्रोसेस पे। तीसरा प्रोसेस है प्रतिलोपन यानी इन्वर्जन। ये सब बहुत ज़्यादा तो नहीं पूछा जाता नीट वगैरह में, लेकिन हम कह भी नहीं सकते कि पूछा नहीं जाएगा। छोटी छोटी जानकारी है, अगर आप समझ लेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। अभी हम नीट का क्वेश्चन भी देख लेंगे पूछा गया है या नहीं। तीसरा आता है विलोपन के बाद द्विगुणन, द्विगुणन के बाद प्रतिलोपन, यानी इसे कहते हैं इनवर्जन। इसमें क्या होता है कि गुणसूत्र के कोई खंड 180 डिग्री घूम जाता है। गुणसूत्र का कोई खंड 180 डिग्री घूम जाता है, ठीक है, 180 डिग्री अंश पर घूम जाता है। मतलब एक कोई गुणसूत्र है, उसमें खंड A B C D E F G H पाया जा रहा, A B C D E F G H। प्रतिलोपन में क्या होता है, गुणसूत्र का कोई खंड 180 डिग्री पर घूम जाता है, A B C D E F G H। यानी इसमें क्या होगा, ये जो तीन है ना A B C D, ये ऐसे 180 डिग्री अंश पर घूम जाते हैं। यानी B इधर आ जाएगा, सॉरी D इधर आ जाएगा, B उधर चला जाएगा, तब क्या हो जाएगा, A D इधर आ गया, C इधर आ गया, अब B इधर आ गया। यानी यही जो सीक्वेंस है, मतलब ऐसे था, ये 180 डिग्री घूमकर ऐसे हो गया, ठीक है। B इधर था ना, कैप क्या है, B है, जब 180 डिग्री घूमेगा तो B इधर आ जाएगा, तो ये होता है। इसे कहते हैं प्रतिलोपन या इन्वर्जन। जब गुणसूत्र का कोई खंड 180 डिग्री घूम जाता है तो उसे हम कहते हैं प्रतिलोपन। तो इससे देखिए सीक्वेंस चेंज हो गया, ठीक। लास्ट चौथा आता है स्थानांतरण। स्थानांतरण जिसे कहते हैं ट्रांसलोकेशन। ये क्या होता है, जब किसी असमजात गुणसूत्र पर किसी अन्य गुणसूत्र का खंड आकर जुड़ जाता है, किसी असमजात गुणसूत्र पर किसी अन्य गुणसूत्र का खंड जुड़ जाता है तो इसे स्थानांतरण कहते हैं। स्थानांतरण कहते हैं। अब इसमें भी कोई दो असमजात गुणसूत्र के बीच जब खंडों का अदला बदली होता है तो इसे हम व्युत्क्रम स्थानांतरण कहते हैं। दो असमजात गुणसूत्रों के मध्य या अदला बदली
व्युत्क्रम स्थानांतरण यानी रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन कहलाता है। ठीक है, इसी को स्थानांतरण को ही व्युत्क्रम स्थानांतरण कहते हैं, जब दो असमजात गुणसूत्रों के मध्य या अदला बदली होती है। अब दो असमजात गुणसूत्रों के मध्य कैसे अदला बदली होगी? मान लेते हैं कि ये एक कोई गुणसूत्र है जिसकी खंड है A B C D E F G H, A B C D E F G H। एक अन्य गुणसूत्र है जिसका खंड है M N O P Q R S T, M N O P Q R S T। अब इनके बीच अदला बदली हो जाए, यानी ये भाग B C D चेंज हो जाए इसमें, B C D चलाए इसमें और N O P चला जाए उसमें, इसी को कहते हैं स्थानांतरण। स्थानांतरण A B C D E F G H, A E F G H। B C D की जगह पे क्या आ जाएगा? N O P। और यहाँ पर जो दूसरा असमजात गुणसूत्र है उसमें M N O P Q R S T, M N O P Q R S T। N O P उधर चला गया और इधर क्या आ गया? वहाँ से B C D। ठीक है, तो जब दो असमजात गुणसूत्र के मध्य खंडों का अदला बदली होता है, इसी को कहते हैं स्थानांतरण या ट्रांसलोकेशन। ठीक, बस नोट कर लीजिए। हेडिंग डालेंगे प्रतिलोपन, तीसरा इन्वर्जन लिखेंगे। गुणसूत्र का कोई खंड 180 डिग्री अंश पर घूम जाता है तो इसे प्रतिलोपन कहते हैं। उदाहरण बना लीजिए। नेक्स्ट, स्थानांतरण यानी ट्रांसलोकेशन, किसी असमजात गुणसूत्र के मध्य खंडों का अदला बदली या किसी असमजात गुणसूत्र पर किसी अन्य गुणसूत्र का खंड आकर जुड़ जाता है तो इसे स्थानांतरण कहते हैं। दो असमजात गुणसूत्रों के मध्य यह अदला बदली व्युत्क्रम स्थानांतरण या रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन कहलाता है। ये फिगर आप बना लीजिए। ये हो गया गुणसूत्र के में आकारिकीय बदलाव के कारण उत्परिवर्तन। अब दूसरा आता है गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन के द्वारा किस प्रकार से उत्परिवर्तन होता है। तो आइए देखते हैं गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन द्वारा कैसे उत्परिवर्तन होता है। ये तो हो गया गुणसूत्र में आकारिकीय परिवर्तन के माध्यम से कैसे उत्परिवर्तन होता है। अब हम देखेंगे कि गुणसूत्र में की संख्या ही बदल जाए तब उस उत्परिवर्तन को क्या कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन तो बहुत आता है, गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन द्वारा खूब पूछा जाता है नीट में। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक है, इसी में दूसरा है गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन द्वारा यानी बाई चेंज इन क्रोमोसोम नंबर। गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन द्वारा उत्परिवर्तन दो प्रकार से होता है। एक होता है असुगुणिता, जिसे कहते हैं एन्यूप्लाइडी, और दूसरा होता है सुगुणिता यानी यूप्लाइडी। आपको पता है कि मनुष्य हो या चाहे जो भी जीव हो, उनमें गुणसूत्र की संख्या दो तरीके से पाई जा सकती है। एक अगुणित अवस्था होती है जिसमें क्या होता है,
गुणसूत्र की संख्या आधी होती है, गुणसूत्र की आधा जोड़ी कह सकते हैं, आधा जोड़ी, जिसे हम n से डिनोट करते हैं आगुणित को। द्विगुणित का मतलब होता है गुणसूत्र की पूर्ण संख्या यानी 2n, पूरी जोड़ी, पूरा जोड़ी। जैसे मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या 46 है, टोटल संख्या 46 है ना, गुणसूत्र की संख्या टोटल 46 है, तो इसे हम क्या कहते हैं 2n बराबर 46। ठीक है, 2n बराबर 46। मनुष्य में द्वि जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। 23 जोड़ी गुणसूत्र का मतलब होता है 46। 23 जोड़ा है ना, एक जोड़े में 2 होते हैं, तो 23 जोड़े में 46 होंगे ना, तो टोटल गुणसूत्र कितने होते हैं मनुष्य में 46, यानी 2n बराबर 46। तो अगर हम इसका आगुणित रूप देखें तो आगुणित रूप क्या होगा n, यानी गुणसूत्र की संख्या 23। तो मनुष्य द्विगुणित होता है, उसमें 46 गुणसूत्र पाया जाता है 2n, और इसकी आगुणित अवस्था क्या होगी n, यानी आधा 23। आसुगुणिता में क्या होता है कि कुल गुणसूत्र में से 1 या 2 गुणसूत्र कम हो जाए, या 3 गुणसूत्र कम हो जाए, 4 गुणसूत्र कम हो जाए, या 1 गुणसूत्र बढ़ जाए, या 2 गुणसूत्र बढ़ जाए, या 3 गुणसूत्र बढ़ जाए, तो इसे हम आसुगुणिता कहते हैं। यानी कुछ गुणसूत्र की संख्या बढ़ने से, कुल गुणसूत्र में कुछ गुणसूत्र के बढ़ने या घटने, बढ़ने या घटने को आसुगुणिता कहते हैं। आसुगुणिता, आसुगुणिता कहते हैं। अभी लिखेगा नहीं, अभी हम लिखवा देंगे। यानी मान लो 46 है 45 हो जाए, 46 है 45 हो जाए, मान लो 46 है 44 हो जाए, मान लो 46 है 47 हो जाए, 46 है 1 घट जाए 45 हो जाएगा। ठीक है, 46 है 2 घट जाए 44 हो जाएगा, 46 है 1 बढ़ जाए गुणसूत्र तो 47 हो जाएगा, 46 है अगर मान लो 2 गुणसूत्र बढ़ जाता है तो 48 हो जाएगा। 1-2 गुणसूत्र का बढ़ना या घटना असुगुणिता कहलाता है। लेकिन सुगुणिता कहलाता है जब गुणसूत्र की पूरी संख्या बढ़ जाए, जैसे या तो आगुणित हो जाए, आगुणित बराबर n, अगर आगुणित हो जाते हैं तो भी कहलाता है सुगुणिता। द्विगुणित है तो 2n, त्रिगुणित है तो 3n, चतुर्गुणित है तो 4n। मान लो कई गुना हैं, बहुगुणित हैं तो ढेर सारे जो भी होंगे। बात को समझिएगा, इसमें पूरा का पूरा सेट ही बढ़ जा रहा है और इसमें केवल 1-2 गुणसूत्र कम या ज़्यादा हो रहा है, और इसमें पूरा का पूरा सेट ही घट रहा है या बढ़ रहा है। अब देखिए असुगुणिता यानी एन्यूप्लाइडी का मतलब क्या होता है कि कुल गुणसूत्रों में से कुछ गुणसूत्रों का घटना या बढ़ना। अगर एक गुणसूत्र कम हो जाता है तब इसे हम क्या कहते हैं, अगर एक गुणसूत्र कम होता है तो इसे हम कहते हैं एक सूत्र न्यूनता, या इसे इंग्लिश में कहते हैं मोनोसोमी। ठीक है, मोनोसोमी। जब एक गुणसूत्र कुल गुणसूत्र में से एक गुणसूत्र कम हो जाता है तब इसे कहते हैं एक सूत्र न्यूनता या मोनोसोमी। ये ह्यूमन का एग्जाम्पल दे रहे हैं, मानव का। किसी भी अन्य जीव में अगर एक गुणसूत्र कम हो जाता है तो वो क्या कहलाएगा, एक सूत्र न्यूनता या मोनोसोमी। अगर 2 गुणसूत्र कम हो जाता है तब क्या कहलाएगा, द्विसूत्र न्यूनता, या इसे हम क्या कहेंगे नलीसोमी। नलीसोमी जब 2 गुणसूत्र कम हो जाते हैं। अगर एक गुणसूत्र बढ़ जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं एकाधिसूत्रता या ट्राइसोमी। ट्राइसोमी जब एक गुणसूत्र बढ़ जाता है। अगर 2 गुणसूत्र बढ़ जाता है तब इसे हम क्या कहते हैं द्विसूत्र, नहीं
द्विअधिसूत्र, द्विअधिसूत्रता या टेट्रासोमी, टेट्रासोमी, ठीक है, जब 2 गुणसूत्र बढ़ जाता है। यानी ये जो कंडीशन है ये मनुष्य के लिए है, आप इसे नहीं लिखेंगे, सिर्फ समझाने के लिए था, क्योंकि डिफिनीशन आपसे सिर्फ मनुष्य का नहीं पूछा जाएगा, पूछा सबसे जाएगा। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 2n-1 की कंडीशन, 2n-1 का मतलब वही तो हुआ, 2n बराबर कितना था मनुष्य में 46 - 1 कितना हो गया 45, एक गुणसूत्र कम हो गया। तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं 2n-1 एक न्यून सूत्रता, द्विन्यून सूत्रता का मतलब 2n-2 2 गुणसूत्र कम, ट्राइसोमी मतलब एक गुणसूत्र बढ़ जाए 2n+1, टेट्रासोमी 2 गुणसूत्र बढ़ जाए 2n+2। आया समझ में? जब गुणसूत्रों की संख्या में से एक गुणसूत्र कम हो जाता है तो इसे हम एक सूत्र न्यूनता कहते हैं या मोनोसोमी कहते हैं। अगर गुणसूत्र में से 2 संख्या घटी गई तो उसे हम द्विसूत्र न्यूनता या नलीसोमी कहते हैं। अगर एक गुणसूत्र बढ़ जाता है तो इसे हम ट्राइसोमी कहते हैं। ट्राइसोमी के कारण एक रोग होता था, याद आया, मंगोलियन बुद्धिजड़ता, आगे आपको बताया जाएगा, ठीक है, मंगोलियन जड़ बुद्धिता, ठीक है, मंगोलियन जड़ बुद्धिता। इसे एक और नाम से जानते हैं डाउन सिंड्रोम। खूब पूछा जाता है कि डाउन सिंड्रोम का कारण बताइए, नीट में ही खूब पूछा जाता है। तो डाउन सिंड्रोम किसके कारण होता है? एकाधिसूत्रता, ट्राइसोमी के कारण। कुल गुणसूत्र में एक गुणसूत्र बढ़ जाता है। ऐसे मनुष्य में कितने गुणसूत्र होंगे? 46 + 1 बराबर 47 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब देखिए सुगुणिता में कह रहे हैं पूरा का पूरा सेट ही बढ़ जाए या घट जाए। अगर एक सेट घट जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं? आगुणित अवस्था, यानी इसे हम आगुणित ना कह के इसको हम एक गुणिता कहते हैं। एक गुणिता यानी मोनोप्लाइडी, मोनोप्लाइडी में क्या हो जाएगा? n। द्विगुणिता यानी डाइप्लाइडी यानी 2n। त्रिगुणिता यानी ट्राइप्लाइडी, जब 3 सेट हो गुणसूत्र के। और चतुर्गुणिता का मतलब टेट्राप्लाइडी, टेट्राप्लाइडी यानी 4n। और बहुगुणिता का मतलब पॉलीप्लाइडी, जब कई गुना सेट बढ़ जाता है तब इसे हम कहते हैं पॉलीप्लाइडी। आया समझ में? ये था गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कि गुणसूत्र की संख्या में बदलाव से कैसे उत्परिवर्तन हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं है बाबू, बहुत सिंपल सा, केवल आपको वर्ड का नाम याद कर लेना है। बाकी ये सब चीज़ें तो बार बार मैंने बताया है। 2n बराबर मनुष्य में 46 होता है, यानी कुल गुणसूत्रों की संख्या। तो 2n में से अगर 46 में से 1 घट गया तो एक सूत्रता, 2 घट गया तो द्विसूत्रता, 1 बढ़ गया तो एकाधिसूत्रता, 2 बढ़ गया तो द्विअधिसूत्रता। और सुगुणिता में यूप्लाइडी में अगर एक ही सेट पाया जा रहा है तो एक गुणिता यानी मोनोप्लाइडी, 2 सेट पाया जा रहा है तो द्विगुणिता डाइप्लाइडी, 3 सेट पाया जा रहा है तो त्रिगुणिता। यानी यहाँ पर क्या होगा? मनुष्य में n बराबर क्या होगा? 23, 2n बराबर 46, 3n बराबर 23 और जोड़ लीजिए 69, 4n बराबर 23 और जोड़ लीजिए, ठीक है। ये कंडीशन आप इसको नोट कर डालिए। हेडिंग डालेंगे गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन द्वारा। पहला हेडिंग डालेंगे असुगुणिता यानी एन्यूप्लाइडी। हाँ एन्यूप्लाइडी नहीं, पहले इसको मत लिखिए, इसमें लिखिए गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन द्वारा। इसमें लिखेंगे किसी द्विगुणित जीव की कायिक कोशिका में एक जीनोम की 2 प्रतियां पाई जाती हैं। एक जीनोम की 2 प्रतियां पाई जाती हैं, n का 2 प्रति पाई जाती है 2n। तो लिखेंगे किसी द्विगुणित जीव की कायिक कोशिका में, इसमें लिखेंगे गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन द्वारा, डैश करके लिखेंगे किसी द्विगुणित जीव की कायिक कोशिका में एक जीनोम की 2 प्रतियां पाई जाती हैं। अतः द्विगुणित अवस्था की तुलना में गुणसूत्रों की संख्या में कमी या वृद्धि
संख्यात्मक गुणसूत्रीय परिवर्तन यानी न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एबेरेशन कहलाता है। यह दो प्रकार का होता है, असुगुणिता और सुगुणिता। पहला हेडिंग डालेंगे असुगुणिता यानी एन्यूप्लैडी, और इसमें लिखेंगे कुल गुणसूत्र की संख्या में से कुछ गुणसूत्र की संख्या की कमी या वृद्धि असुगुणिता कहलाती है। लिखेंगे लेकिन इसमें जीनोम, पूरा जीनोम नहीं बदलता। फिर लिखेंगे यह अनेक प्रकार से होता है। पहला एक सूत्र न्यूनता या मोनोसोमी, इसमें डैश करके लिखेंगे कुल गुणसूत्र की संख्या में से एक गुणसूत्र की संख्या का कम हो जाना एक सूत्र न्यूनता कहलाता है, ब्रैकेट में 2n-1 की स्थिति। दूसरा लिखेंगे द्विसूत्र न्यूनता या नलीसोमी, नलीसोमी NULLISOMY, नलीसोमी। लिखेंगे कुल गुणसूत्र की संख्या में से दो गुणसूत्र की कमी द्विसूत्र न्यूनता कहलाता है, ब्रैकेट में 2n-2 की स्थिति। फिर तीसरा आइडिया डालेंगे एकादि सूत्रता या ट्राइसोमी। लिखेंगे कुल गुणसूत्र की संख्या में एक गुणसूत्र का बढ़ जाना एक गुणसूत्र की वृद्धि एकादि सूत्रता या ट्राइसोमी कहलाती है, ब्रैकेट में 2n+1 की स्थिति। फिर नेक्स्ट लिखेंगे द्विअधि सूत्रता या टेट्रासोमी। लिखेंगे कुल गुणसूत्र की संख्या में दो गुणसूत्र की वृद्धि द्विअधि सूत्रता या टेट्रासोमी कहलाता है, ब्रैकेट में 2n+2 की स्थिति। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे दूसरा सुगुणिता या यूप्लाइडी। इसमें लिखेंगे इसमें गुणसूत्र की मूल संख्या के बराबर ही गुणसूत्रों की कमी या वृद्धि होती है, जैसे एक गुणिता यानी मोनोप्लाइडी, डैश करके n, ठीक है, यह हटा दीजिए। फिर लिखेंगे दूसरा द्विगुणिता यानी डिप्लॉइडी, डैश करके 2n, त्रिगुणिता यानी ट्राइप्लॉइडी 3n, चतुर्गुणिता टेट्राप्लॉइडी यानी 4n, बहुगुणिता यानी पॉलीप्लॉइडी हो सकती है। बस ये था गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन के बारे में। दो प्रकार से होता है, उसके आकार में बदलाव के कारण या संख्या में बदलाव के कारण, दोनों आपको बता दिया गया। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है कि उत्परिवर्तन की उत्पत्ति कैसे होती है। आखिर क्या होता है कि ये उत्परिवर्तन हो जाता है, गुणसूत्र की संख्या कम हो जाती है, गुणसूत्र बढ़ जाता है, गुणसूत्र की संख्या संरचना में बदलाव आ जाता है, या जीन की संरचना में बदलाव आ जाता है, क्यों होता है ऐसा। तो हम ये समझेंगे कि उत्परिवर्तन कैसे उत्पत्ति होती है, उत्परिवर्तन कैसे होता है, क्या कारण है कि उत्परिवर्तन हो जाता है। तो आइए आपका नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो कि है उत्परिवर्तन की उत्पत्ति कैसे होती है। उत्परिवर्तन दो प्रकार से उत्पन्न हो सकता है, एक तो स्वतः उत्पन्न हो सकता है, एक तो मानव के द्वारा भी किया जा सकता है उत्परिवर्तन। क्योंकि आपको पता है कि मानव बहुत कुछ कर सकता है, तो उत्परिवर्तन क्यों नहीं कर सकता। तो नेचुरल भी होता है, आर्टिफिशियल भी होता है। यानी हम कह सकते हैं उत्परिवर्तन की उत्पत्ति, नेक्स्ट आपका हेडिंग है उत्परिवर्तन की उत्पत्ति यानी ओरिजिन ऑफ म्यूटेशन। देखिए स्वतः उत्पन्न होने का कोई एक कारण नहीं होता, बहुत सारे रीज़न होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि उत्परिवर्तन अंतःकोशिकीय कारकों या वातावरण के प्रभाव के कारण स्वतः उत्पन्न होता है। उत्परिवर्तन अंतःकोशिकीय, कोशिका के अंदर कोई भी कारक है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल, या फिर वातावरण के किसी प्रभाव के कारण स्वतः उत्पन्न होता है। जैसे इसके बहुत सारे रीजन होते हैं। सूर्य से आने वाली यूवी लाइट भी उत्परिवर्तन को उत्पन्न करती है। बहुत सारे ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जो उत्परिवर्तन को प्रेरित करते हैं। बहुत से ऐसे जीव हैं जो उत्परिवर्तन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो उत्परिवर्तन अंतःकोशिकीय कारकों और बाह्य वातावरण के प्रभाव से भी उत्पन्न हो सकता है। साथ ही मनुष्य द्वारा भी कृत्रिम तरीके से भी परिवर्तन कराया जा सकता है कुछ कारकों की मदद से, जिन्हें हम उत्परिवर्तन जन या म्यूटाजेंस कहते हैं। यानी उत्परिवर्तन दो प्रकार से हो सकता है। एक तो हो सकता है स्वतः उत्परिवर्तन, और दूसरा हो सकता है प्रेरित उत्परिवर्तन यानी इंड्यूस्ड म्यूटेशन। स्वतः उत्परिवर्तन को हम स्वतः या प्राकृतिक भी कह सकते हैं, स्वतः या प्राकृतिक उत्परिवर्तन से इंग्लिश में कह सकते हैं स्पॉन्टेनियस और नेचुरल म्यूटेशन
और इसे हम इंड्यूस्ड म्यूटेशन कहते हैं। स्वतः यह प्राकृतिक उत्परिवर्तन कब होता है? जब मान लो कि डीएनए का निर्माण हो रहा है, उस डीएनए के निर्माण के दौरान अगर कोई त्रुटि हो जाती है तब उससे प्राकृतिक उत्परिवर्तन होता है। प्रेरित उत्परिवर्तन मानव द्वारा कराए जाते हैं कुछ उत्परिवर्तन जन के माध्यम से। उत्परिवर्तन जन जिसे इंग्लिश में म्यूटाजेंस कहते हैं, ये एक ऐसे कारक होते हैं, एक ऐसे फैक्टर होते हैं जो उत्परिवर्तन को प्रेरित करते हैं। उत्परिवर्तन जन क्या होता है, म्यूटाजेंस क्या होते हैं? वे कारक जो उत्परिवर्तन को प्रेरित करते हैं। अब ये कई प्रकार के हो सकते हैं, हो सकता है ये भौतिक भी हो, दूसरा ये रासायनिक भी हो सकते हैं, तीसरा जैविक भी हो सकते हैं। यानी भौतिक उत्परिवर्तन जन यानी फिजिकल म्यूटाजन, दूसरा रासायनिक उत्परिवर्तन जन यानी केमिकल म्यूटाजन, जैविक उत्परिवर्तन जन यानी बायोलॉजिकल म्यूटाजन। भौतिक उत्परिवर्तन जन में क्या आते हैं? ये क्वेश्चन नीट 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। भौतिक उत्परिवर्तन जन के उदाहरण बताइए। फिजिकल म्यूटाजन, एक्स रेज, गामा रेज और यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज जो सनलाइट से आती है, यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, पराबैंगनी विकिरण। यही क्वेश्चन नीट में पूछा गया था, नीट 2020 में, कि बताइए प्रेरित उत्परिवर्तन हमें कराना है तो उसके लिए कौन सा कारक रिस्पॉन्सिबल होता है? तो एक्स रेज, प्रेरित उत्परिवर्तन कराया जा सकता है एक्सरे के माध्यम से। चूंकि एक्स रेज और गामा रेज आयनकारी होते हैं, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, ये सब क्या हैं? आयनकारी विकिरण हैं। आयनकारी विकिरण। अगर और डिटेल में आपसे पूछेगा तो ऐसे पूछेगा कि बताइए आयनकारी विकिरण का नाम बताइए जो उत्परिवर्तन को प्रेरित करता है। तो एक्स रेज, गामा रेज। यूवी रेज जो होता है वो आयनकारी नहीं होता है, अनायनकारी होता है, अनायनकारी विकिरण है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए अनायनकारी विकिरण का उदाहरण बताइए जिससे उत्परिवर्तन होता है। तो अनायनकारी विकिरण का एग्जाम्पल है यूवी रेज यानी पराबैंगनी विकिरण, अल्ट्रावायलेट रेज। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज। रासायनिक उत्परिवर्तन जन में बहुत से रासायनिक पदार्थ हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, फॉर्मेल्डिहाइड, नाइट्रस एसिड, नाइट्रोजन मस्टर्ड, ये सब केमिकल्स हैं जो उत्परिवर्तन को प्रेरित करती हैं। नाइट्रोजन मस्टर्ड, बेस एनालॉग, डाईइथाइल सल्फोनेट, डाईइथाइल सल्फोनेट, एक और एग्जांपल 5-ब्रोमो-यूरेसिल, 5-ब्रोमो-यूरेसिल। ये सभी केमिकल्स हैं जो उत्परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। ठीक है, याद कर डालिए। जैविक उत्परिवर्तन में कुछ ऐसे विषाणु हैं, कुछ विषाणु जो उत्परिवर्तन प्रेरित करते हैं अपने पोषक कोशिकाओं में। ठीक है, होस्ट में
उत्परिवर्तन को प्रेरित करते हैं। ये थे उदाहरण जो खूब पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। सामान्य सा पूछा गया था कि प्रेरित उत्परिवर्तन कराना है तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, एक्स-रेज। नीट 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब और डिटेल अगर पूछना होगा तो पूछ सकते हैं कि बताइए आयनकारी विकिरण जो प्रेरित उत्परिवर्तन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक्स-रे या गामा रे, और अनायनकारी विकिरण जो उत्परिवर्तन के लिए प्रेरित उत्परिवर्तन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है यूवी रेज, पराबैंगनी विकिरण। ठीक है। रासायनिक उत्परिवर्तन जन में बहुत सारे ऐसे रासायनिक पदार्थ आते हैं जो उत्परिवर्तन को प्रेरित करते हैं, जैसे हाइड्रोजन, फॉर्मल्डिहाइड, नाइट्रस अम्ल, नाइट्रोजन मस्टर्ड, बेस एनालॉग, डाइथाइल सल्फोनेट, 5-ब्रोमोयूरेसिल। जैविक उत्परिवर्तन जन में कुछ विषाणु ऐसे होते हैं जो अपने पोषक कोशिकाओं में उत्परिवर्तन को प्रेरित करते हैं। बस इतना हेडिंग डाल के नोट कर लीजिए। उत्परिवर्तन की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ म्यूटेशन, और इसमें लिखेंगे उत्परिवर्तन कुछ अंतःकोशिकीय कारकों अथवा वातावरण द्वारा प्रेरण के फलस्वरूप स्वतः उत्पन्न होते हैं। आगे लिखेंगे कुछ उत्परिवर्तन जन यानी म्यूटाजेंस के द्वारा कृत्रिम उत्परिवर्तन या प्रेरित उत्परिवर्तन भी किए जा सकते हैं, अतः यह दो प्रकार से होता है। पहला आप हेडिंग डालेंगे स्वतः या प्राकृतिक उत्परिवर्तन या स्पॉन्टेनियस या नेचुरल म्यूटेशन, और इसमें आप लिखेंगे ये उत्परिवर्तन डीएनए श्रृंखला के निर्माण के समय किसी त्रुटि के कारण अथवा अन्य कारकों के उचित रूप से कार्य न करने के कारण उत्पन्न होता है। फिर दूसरा आप हेडिंग डालेंगे प्रेरित उत्परिवर्तन जन या इंड्यूस्ड म्यूटेशन। लिखेंगे प्रेरित उत्परिवर्तन को कृत्रिम तरीके से अनेक कारकों जैसे भौतिक, रासायनिक, जैविक कारकों द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। इन कारकों को उत्परिवर्तन जन यानी म्यूटाजेंस कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग से लिखेंगे उत्परिवर्तन जन, हेडिंग डालेंगे उत्परिवर्तन जन म्यूटाजेंस, और इसमें लिखेंगे कि जीवों में उत्परिवर्तन को प्रेरित करने वाले कारकों को उत्परिवर्तन जन या म्यूटाजेंस कहते हैं। यह निम्न प्रकार के होते हैं। पहला भौतिक उत्परिवर्तन जन यानी फिजिकल म्यूटाजेंस, डैश करके लिखेंगे जैसे एक्स-रे, अनायनकारी विकिरण जैसे एक्स-रेज व गामा रेज, अनायनकारी विकिरण जैसे यूवी रेज या पराबैंगनी विकिरण। दूसरा हेडिंग डालेंगे रासायनिक उत्परिवर्तन जन केमिकल म्यूटाजेंस जैसे हाइड्रोजन, फॉर्मल्डिहाइड, नाइट्रस अम्ल, नाइट्रोजन मस्टर्ड, बेस एनालॉग, डाइथाइल सल्फोनेट, 5-ब्रोमोयूरेसिल। तीसरा लिखेंगे जैविक उत्परिवर्तन जन यानी बायोलॉजिकल म्यूटाजेंस, और इसमें लिखेंगे कुछ जीव जैसे कुछ विषाणु अपने पोषक कोशिका में उत्परिवर्तन को प्रेरित करते हैं, अतः ये जैविक उत्परिवर्तन जन कहलाते हैं। बस अब लिखेंगे नेक्स्ट हेडिंग उत्परिवर्तन से लाभ व हानियाँ। तो लिखेंगे उत्परिवर्तन जीवों में लाभप्रद व हानिप्रद दोनों प्रकार का हो सकता है। लिखेंगे इसके महत्व निम्न हैं। पहला, उत्परिवर्तन से जीवों में विविधता उत्पन्न होती है जो कि जैव विकास का आधार है। दूसरा, प्रेरित उत्परिवर्तन के द्वारा उन्नत खाद्य फसलों का विकास किया जाता है। तीसरा, जीनों के अध्ययन में यह महत्वपूर्ण होता है। बस 3 चीजें उत्परिवर्तन के लाभ में। बस ये हो गया संपूर्ण जानकारी उत्परिवर्तन से संबंधित। अब हम देखेंगे कि इस टॉपिक से रिलेटेड कितने क्वेश्चन नीट में आए हैं और कौन से आए हैं। तो आइए आप देखते हैं इन टॉपिक से रिलेटेड नीट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। लगभग सभी टॉपिक से जितने भी अभी आपको पढ़ाए गए हैं भाग 21 और भाग 22 में, इन सबसे मिला के कई क्वेश्चंस आए हैं नीट में, और बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि लैंगिक प्रजनन करने वाले जीव की जनसंख्या में आनुवंशिक विभिन्नता का सबसे सामान्य प्रक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। पूछ रहे विविधता का या विभिन्नता का कारण क्या है, सीधे ये क्वेश्चन यही पूछ रहा। क्वेश्चन है लैंगिक प्रजनन वाले जीव की जनसंख्या में आनुवंशिक विभिन्नता का
आनुवंशिक विभिन्नता का सबसे सामान्य प्रक्रम, सबसे सामान्य प्रक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए दिया है पारक्रमण, ऑप्शन बी दिया है गुणसूत्रीय विपथन, ऑप्शन सी दिया है आनुवंशिक विचलन, आनुवंशिक विचलन, ऑप्शन डी दिया है पुनर्योजन। ये पूछा गया है वर्ष 2015 में, नीट 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। शुरुआत में ही आपको बताए थे कि मनुष्य में विभिन्नता या विविधता दो चीज़ों के कारण उत्पन्न होती है, एक उत्परिवर्तन के कारण और दूसरा पुनर्योजन के कारण। ठीक है, याद होगा, आपने लिखा होगा अपनी कॉपी में कि पुनर्योजन के अतिरिक्त उत्परिवर्तन एक अन्य कारक है जिसके कारण जीवों में विविधता उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर पूछा क्या गया है, लैंगिक प्रजनन करने वाले जीव की जनसंख्या में आनुवंशिक विभिन्नता का सबसे सामान्य प्रक्रम क्या है? विभिन्नता मतलब एक दूसरे से अलग होना, विविधता क्यों होती है? इसकी वजह से, पुनर्योजन की वजह से। तो ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन गलत है? उत्परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, ये पूछा गया है नीट 2012 में, नीट 2012 में। ऑप्शन ए दिया है कि बेस जोड़ों के विलोपन, बेस जोड़ों के विलोपन यानी डिलेशन तथा निवेशन होने से, तथा निवेशन होने से फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन होता है, फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन होता है। तो ये ऑप्शन तो एकदम सही लग रहा, सही बात है, विलोपन और निवेशन होने से फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होता है। बी कह रहा है कैंसर कोशिकाओं में, कैंसर कोशिकाओं में साधारणतया गुणसूत्रों में विपथन होना देखा जाता है, होना देखा जाता है। अब इसके बारे में पढ़े नहीं है तो अभी छोड़ दीजिए। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए सी, यूवी तथा गामा किरणें उत्परिवर्तनजन होती हैं, अभी आपने पढ़ा है, ये भी सही है। हमें इसमें डाउट है बी वाले में। और फिर डी देखते हैं क्या है कि डीएनए के अकेले एक ही क्षार युग्म, एक ही क्षार युग्म में परिवर्तन होने से उत्परिवर्तन नहीं होता। क्या ये सही है? बताइए, कंफ्यूजन तो यहाँ आ गई। ये बी वाला हम कभी पढ़े नहीं है कि कैंसर कोशिकाओं में साधारणतः गुणसूत्रों में विपथन होना देखा जा सकता है, ऐसा तो हमने पढ़ा नहीं है। तो आप इसको मत देखिए ना, आप और भी ऑप्शंस को देखिए कौन सा गलत हो सकता है। इसके बारे में तो पढ़े हैं ना, डी के बारे में, कि डीएनए के अकेले एक ही क्षार युग्म में परिवर्तन होने से उत्परिवर्तन नहीं होता। गलत है, होता है। अगर एक ही नाइट्रोजन क्षार के बदलाव से बिंदु उत्परिवर्तन होता था, उदाहरण आपको बताए थे दात्र कोशिका अरक्तता, एक ही तो नाइट्रोजन क्षार बदलता था, एडेनिन की जगह पे थाइमिन आ जाता था। ये कह रहे हैं एक क्षार बदलने से उत्परिवर्तन नहीं होता, लेकिन होता है।
कौन सा? बिंदु उत्परिवर्तन, पॉइंट म्यूटेशन, जिसका एक उदाहरण है दात्र कोशिका रक्तता। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा? डी। इजी था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्परिवर्तन प्रेरित किए जा सकते हैं किसके माध्यम से? इसमें ऑप्शन पहला दिया है IAA के द्वारा उत्परिवर्तन प्रेरित किए जा सकते हैं। ऑप्शन ए IAA द्वारा यानी इंडोल एसिटिक एसिड द्वारा। ऑप्शन बी एथिलीन द्वारा। क्या ये सब आप पढ़े हैं एग्जाम्पल अभी जब बताए थे उत्परिवर्तन जन में? नहीं ना, लेकिन ये जरूर पढ़े होंगे। गामा विकिरणों द्वारा। तो देखते ही मार दो, सही सही है ना, क्योंकि अभी आपने पढ़ा है एक्स रे, गामा रे, यूवी रे, अवरक्त किरणों द्वारा, इंफ्रारेड के द्वारा। गलत है। ऑप्शन क्या सही होगा? सी। उत्परिवर्तन किसके द्वारा उत्पन्न हो सकता है? गामा विकिरणों के द्वारा। ये पूछा गया है 2011 नीट में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिंदु उत्परिवर्तन में होता है 2005 में 9 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? बिंदु उत्परिवर्तन यानी पॉइंट म्यूटेशन। अभी आपको बताए थे सिकल सेल एनीमिया वाले में, इस वाले क्वेश्चन में भी आया था। बिंदु उत्परिवर्तन में होता है ऑप्शन ए सन्निवेशन, सन्निवेशन यानी इंसर्शन। बी एक क्षार युग्म में परिवर्तन, एक क्षार युग्म में परिवर्तन। ऑप्शन सी द्विगुणन। ऑप्शन डी विलोपन। बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या सही होगा? 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन है नीट 2009 में। बिंदु उत्परिवर्तन पॉइंट म्यूटेशन किसके कारण होता है? एक क्षार युग्म के परिवर्तन के कारण होता है। एक क्षार युग्म बदल जाता है, GAG की जगह पर क्या हो जाता है? GTG, यानी एक ही तो क्षार बदला, एक ही जगह पर T हो जाता है। एक क्षार युग्म में परिवर्तन के कारण बिंदु उत्परिवर्तन होता है। ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव में क्राई-डू-चैट सिंड्रोम किसके कारण पैदा होता है? बताए थे अभी, क्राई-डू-चैट सिंड्रोम किसके कारण होता है? विलोपन के कारण यानी डिलेशन के कारण। क्या होता था? मानव में गुणसूत्र संख्या 5 की छोटी भुजा के विलोपन के कारण होता है। मानव में गुणसूत्र संख्या 5 के छोटी भुजा के विलोपन के कारण होता है। क्वेश्चन क्या है कि मानव में क्राई-डू-चैट सिंड्रोम का कारण है। ये पूछा गया है नीट 2006 में, नीट 2006 में। ऑप्शन दिया है ए XX अंडे का एक सामान्य, वाई धारक शुक्राणु द्वारा निषेचन, वाई धारक शुक्राणु द्वारा निषेचन। तो ये सब पढ़े नहीं हो, गलत होगा। बी गुणसूत्र 5 की लघु भुजा के आधे भाग की हानि, के आधे भाग की हानि। बस यहीं तक सही है, तो यहीं पर रोक देंगे। आपको बताया है कि गुणसूत्र संख्या 5 की छोटी भुजा के विलोपन, छोटी मतलब लघु भुजा के विलोपन के कारण होती है। ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, दो ऑप्शन की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए नहीं लिखेंगे, टाइम वेस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, एक महिला में 47 गुणसूत्र का होना, जिनमें गुणसूत्र 21 की 3 कॉपियां होती हैं, क्या कहलाएगा? बताए थे मंगोलियन जड़बुद्धिता यानी डाउन सिंड्रोम। इसके बारे में आगे बताया जाएगा, तब सॉल्व करा देंगे। वैसे भी आपने कर लिया होगा। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है, टफ है। एक उत्परिवर्तन की घटना, एक उत्परिवर्तन की घटना जब एडेनिन का प्रतिस्थापन ग्वानिन द्वारा हो तो यह उदाहरण
है। किसका? ऑप्शन ए फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का, ऑप्शन बी अनुलेखन का, ऑप्शन सी ट्रांजिशन का और ऑप्शन डी ट्रांसवर्जन का। बताइए, ये पूछा हुआ है नीट 2004 में। इतना इजी क्वेश्चन है। मैंने बताया था कि प्रतिस्थापन दो प्रकार का होता है। प्रतिस्थापन यानी सब्स्टिट्यूशन दो प्रकार का होता है। संक्रमण, जिसे क्या कहते हैं? ट्रांजिशन, और दूसरा होता है अनुप्रस्थता यानी ट्रांसवर्जन। हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके पढ़ेंगे तभी नीट निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा नीट। क्योंकि इसमें देख रहे हैं ना, ये बदमाशी क्या कर देते हैं, आप पढ़े हो संक्रमण, इन्होंने इंग्लिश में दे दिया ट्रांजिशन, तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो इसीलिए मैं जो टॉपिक का हेडिंग बताता हूँ ना, उसको इंग्लिश हिंदी में पढ़ा करिए, बहुत बेनिफिट होगा आपका। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जब एडेनिन का ग्वानिन द्वारा प्रतिस्थापन होता है, तो प्रतिस्थापन दो प्रकार का होता है, संक्रमण और अनुप्रस्थता। संक्रमण में क्या होता है? जब प्यूरिन का प्यूरिन से बदलाव होता है, प्यूरिन से बदलाव होता है, तो इसे हम संक्रमण कहते हैं। जैसे प्यूरिन कौन है? एडेनिन ग्वानिन, इनका बदलाव ग्वानिन एडेनिन, यानी इनका इन्हीं से बदलाव होता है, प्यूरिन का प्यूरिन से, तब इसे हम संक्रमण कहते हैं। या पिरिमिडीन का पिरिमिडीन से होता है, तो इसे संक्रमण कहते हैं। अनुप्रस्थता में क्या होता है कि जब प्यूरिन का बदलाव पिरिमिडीन से हो जाए या पिरिमिडीन का बदलाव प्यूरिन से हो जाए, तब इसे हम अनुप्रस्थता कहते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है? एडेनिन का बदलाव ग्वानिन से हो रहा है, एडेनिन का बदलाव ग्वानिन से हो रहा है, यानी प्यूरिन का बदलाव प्यूरिन से हो रहा है। तो ऑप्शन क्या सही होगा? संक्रमण यानी ट्रांजिशन, ऑप्शन सी सही होगा। इजी था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, डीएनए में न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला में परिवर्तन कहलाता है। बताइए, डीएनए में न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में परिवर्तन क्या कहलाएगा? उत्परिवर्तन। ऑप्शन बी यहाँ पे सही है, उत्परिवर्तन। 2002 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट, साधारणतया उत्परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। उत्परिवर्तन कौन उत्पन्न करते हैं? इनमें ऑप्शन पहला दिया है बहु जीन्स, ऑप्शन दूसरा दिया है प्रभावी जीन्स, ऑप्शन तीसरा दिया है प्रतिवर्ती जीन्स, ऑप्शन चौथा दिया है घातक जीन्स। एपीएमटी 2000 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए, साधारणतया उत्परिवर्तन कौन उत्पन्न करता है? तो इसका ऑप्शन सही होगा घातक जीन्स, लीथल जीन, जिसके बारे में आपको बताया नहीं है शायद, तो क्वेश्चन के माध्यम से कर लीजिए। उत्परिवर्तन सामान्यतः किसके द्वारा उत्पन्न होता है? घातक जीन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन स्तर पर होने वाले छोटे परिवर्तन कहे जाते हैं। जीन स्तर पर होने वाले छोटे परिवर्तन कहे जाते हैं। पहला ऑप्शन है बिंदु उत्परिवर्तन, दूसरा गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, तीसरा प्रतिगामी उत्परिवर्तन, चौथा अनुगामी उत्परिवर्तन। तो देखिए, प्रतिगामी उत्परिवर्तन और अनुगामी उत्परिवर्तन तो आपने पढ़ा नहीं है, चुपचाप छोड़ दीजिए। गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन होगा नहीं, क्योंकि गुणसूत्र कहा नहीं गया है, कहा गया है जीन स्तर पर। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या सही होगा? बिंदु उत्परिवर्तन। ठीक है, बस ये थे नीट में आए हुए कुछ क्वेश्चंस, जिनके आंसर्स आपको बता दिए गए हैं। और भी अगर क्वेश्चन होगा तो अपनी बुक से लगा लीजिएगा, सब ईजी हैं। अब टॉपिक आप अगर सब क्लियर रखेंगे तो कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो ऑप्शन नहीं होगा। अच्छे से पढ़िए, चीज़ों को समझिए, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के बेसिस से, आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। अब आगे का जो भी टॉपिक होगा, आनुवंशिक विकार होंगे, जो भी आनुवंशिक रोग हैं, उनके बारे में आपको नेक्स्ट टॉपिक बताया जाएगा। तब तक आप जुड़े रहें यूट्यूब चैनल बायोलॉजी इन हिंदी के साथ। धन्यवाद।